तो आज हम जानेंगे वुमेन्स के लिए कितनी इजी फील्ड हो रखी है आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी, और कितनी डिफ़िकल्टीज वो लोग फेस कर रही हैं में, और कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही हैं कि पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो और डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स पे वो जाके एक्सपोजर ले सकें। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबका अपना होस्ट नितिश। तो आज मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ अपने ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट के साथ। तो आज हमारे साथ हमारी गेस्ट कल्याणी, ये यूएस में मास्टर्स कर चुकी हैं। तो आज इनकी बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि इन्होंने मास्टर्स कहाँ से करी, क्या क्या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पे वर्क किया है, कौन कौन से रिसर्च में पार्ट लिए हैं एंड कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है। सो हाय कल्याणी, हाउ आर यू? प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, my name is Kalyani. I also go by Kaylee. My American friends butcher my name, so that's why they go by Kaylee. I have a career spanning over half a decade in cybersecurity now. I started off with my bachelor's in CS, and then I went to Johns Hopkins for my master's in cybersecurity. And ever since, I have done many different things from defensive security to offensive security, and now I finally do application security at an autonomous drone startup called Zipline. सो आपका इंटरेस्ट कैसे बना इस फील्ड में? तो मेरे पापा भी इंजीनियर है, तो वो मैं जैसे ग्रो अप हो रही थी 9-10 ग्रेड में, वो चाहते थे कि मैं कोडिंग सीखूं। मेरे घर में ना बहुत सारी C++ वगैरह की किताबें थी, वो ला के रखते थे। वो तो खुद भी पढ़ते थे और चाहते थे कि मैं भी पढूं। बट फॉर सम रीजन मेरा कोई इतना मन बना नहीं उसमें, ठीक है। मुझे मैथ्स अच्छी लगती थी, तो मैं चाहती थी कि मैं सिविल इंजीनियरिंग टाइप कुछ करूं, जिसमें मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मैं चाहती थी कि मैं वैसा कुछ करूं। बट कहीं ना कहीं मैं कन्विंस थी कि मतलब जैसे सोसाइटी चल रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि लड़कियां नहीं कर सकती सिविल इंजीनियरिंग, तो तुम कोडिंग वाली जॉब ही देख लो। तो मैंने फिर CS ले ली, ठीक है। और तो CS में वो जो सारे सब्जेक्ट होते हैं, जावा, पाइथन, ऊप वगैरह, वो सब तो किए मैंने। बट और मेरे साथ जो सारे स्टूडेंट्स थे ना, हमेशा यही कहते थे कि ना हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, हम ML AI में कुछ करेंगे, डेटा साइंस में कुछ करेंगे और ये सब। और मुझे कोई भी जो चल रहा था वो करिकुलम में कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। फिर एक दिन मैंने ही सोचा कि चलो, एक वेब डेव की क्लास थी तभी, तो उसमें था कि वेब पेजेस इंस्पेक्ट करना, ये सब। तो मैंने सोचा कि ठीक है, हमें बेस्ट कोड तो लिखना नहीं आता, बट कोड समझ आता है, ठीक है। तो फिर वहां से मैंने शुरुआत करी कि कोड समझते कैसे हैं, इसमें कोई गलत चीजें होती हैं, कभी कभी दिखती है कि अच्छा ये बफर इतना ही है, बट हमने इसको, इसका इनटेक इतना ही है, बट हम इसको बहुत ज्यादा इनपुट दे सकते हैं। और फिर मैंने रियलाइज किया कि ये है मेरा इंटरेस्ट कि जो बनती बनाई चीजें हैं उसको तोड़ना कैसे है, ये मेरा इंटरेस्ट है। तो फिर वैसे मेरा इंटरेस्ट बनता गया। फिर अलग अलग बुक्स थी तभी। एक वेब हैकिंग पे बुक आती थी तभी, अभी भी है, वेब एप्लीकेशंस हैकर हैंडबुक करके है। वो मैंने ऐसे ही उठाई, और फिर उसमें से जो अलग अलग तरीके के अटैक्स थे वो मैंने खुद ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट करना अलग अलग लैब्स में, और मुझे वो पसंद आने लग गया। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी यही ट्राई कर लेते हैं। कोडिंग तो नहीं होगी मेरे से एक्सट्रीम, बट दूसरी जो चीजें हैं, थोड़ा बहुत, जितना भी 10 लाइन का कोड लिख के अगर मैं कोई प्रोग्राम डॉस कर सकती हूँ, तो ये मेरी एबिलिटी है। तो इस तरीके से मेरा इंटरेस्ट बना। सो आपने फिर कॉलेज कहाँ से किया, लाइक ग्रेजुएशन? तो मुंबई में, मुंबई यूनिवर्सिटी तो थी ऑब्वियसली, तो लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज था एक, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके। कोई IIT वगैरह नहीं गई मैं। जैसे सबकी अंडरग्रेड हुई वैसे मेरी अंडरग्रेड हुई। मैंने कंप्यूटर साइंस ली, सारे बेसिक CS वाले सब्जेक्ट थे, 4 साल। तो वो पढ़े, डेटाबेसेस क्या होते हैं, ऊप क्या होता है, ये सारी चीजें स्कूल में पढ़ी मैंने। हाँ। सो उसके बाद आपने फिर मास्टर्स करने का कब सोचा? हाँ, तो ये एक अलग कहानी है। तो जैसे मेरे पेरेंट्स काफी लिबरल थे, तो बट जो सोसाइटी थी ना, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी कि मैं अगर कोई गलतियां करूं तो मेरे माँ बाप को सुनाया जाता था। तो मुझे लगता था कि ये जो है, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहती हूँ। तो अगर मैं गलतियां करूँ तो मुझे बोलो, मुझे डांटो। आप मेरे माँ बाप को क्यों डांट रहे हो, राइट? तो एक तरीके से मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, सोसाइटी को तो हम नहीं चेंज कर सकते, बट हमारा आसपास का एनवायरनमेंट हम चेंज कर सकते हैं। तो फिर वो एक थॉट प्रोसेस था। और फिर दूसरी जगह मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं जो करना चाहती थी, जैसे कि तभी एक सॉफ्टवेयर आता था, नाम नहीं ले सकती मैं अभी। तो उसमें मैंने कुछ कुछ चीजें चेंज करने की कोशिश करी थी, जिससे कि एक्चुअली स्टूडेंट्स के ग्रेड्स, मार्क्स, ये सब चेंज हो सकते थे।
तो मैंने सोचा कि अभी ये मतलब बहुत ही खुराफाती चीज थी, और मुझे रियलाइज हुआ कि ये अपना टैलेंट है, इसमें मुझे ये करना पसंद है। और फिर मैंने ऐसे ही जैसे मैंने बुक्स वगैरह पढ़ना चालू करी, यूट्यूब देखना चालू करा, मुझे ये सब पसंद आने लगा। और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सभी कैंपस में प्लेसमेंट्स भी चल रहे थे, तब मैं थर्ड ईयर में थी, तब फाइनल ईयर वाले लोगों को देख रही थी मैं। तो बट जो मैं करना चाहती थी उसके लिए कोई पोजीशंस थी नहीं उस टाइम। तो मैंने सोचा कि मतलब कहीं वहां पे जाना चाहिए जहाँ पे ये करने में मजा आए, राइट। मनी वॉज नेवर माई मोटिवेशन, इट वॉज जस्ट कि मुझे खुश रहना है, जो कर रही हूँ उसमें खुश रहना है, अपनी फ्री टाइम में भी मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं खुश हूँ। तो उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि ठीक है, यहाँ पे शायद उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, तो हमें यूनिवर्सिटीज के लिए ट्राई करना चाहिए। और फिर मेरे तभी एक करियर काउंसलर थे, हिरेन, अभी भी है शायद वो मुंबई में। तो उनके साथ बैठ के मैंने बताया कि देखो ये है मेरा बैकग्राउंड, मुझे यहाँ पे ज्यादा जॉब्स नहीं दिख रही, बट मुझे ये सब रिसर्चेस वगैरह करने में बहुत मजा आता है। ये सिक्योरिटी जो है यहाँ पे मुझे जॉब नहीं दिख रही है ज्यादा, और मुझे नहीं लगता कि मेरा इसमें आगे हो सकता है यहाँ पे। तो ये करीब शायद 2017 की बात होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने ऐसे मुझे 10-15 यूनिवर्सिटीज भी सजेस्ट करी थी तभी। और सबका अपना एक स्पेशलाइजेशन था, काफी सारी सीएस ओरिएंटेड थी, तो मुझे तो था कि मुझे सीएस नहीं करना है, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं करनी है। तो फिर वो छांट के और मैंने और छोटी लिस्ट बनाई जिसमें कि एकदम कोर सिक्योरिटी वाले सब्जेक्ट्स ही सिखाएंगे, ऐसी यूनिवर्सिटीज मैंने ढूंढ के निकाली। कुछ करीब 8 या 9 थी। और मैंने सबको एप्लीकेशन भेजी, सिर्फ एक रिजेक्शन आया मुझे, बाकी सबने एक्सेप्ट कर ली थी मेरी एप्लीकेशन। क्योंकि मतलब एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी। तो वो एसओपी में मैंने एक्चुअली बताया था मेरा पैशन फॉर व्हाट आई डू, कहाँ से ये स्टोरी बनती है मेरी, और why I would like to be a part of that university, मैं क्या सीखूंगी उससे, और मैं कम्युनिटी में क्या दे सकती हूँ, what I can give back। तो हाँ, उस तरीके से मैंने डिसाइड कर लिया कि अच्छा ठीक है, अभी हमें मास्टर्स करना है। तो वहाँ पे आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, कैसे आपने सेलेक्ट करी कोई भी यूनिवर्सिटी, और अभी आप करेंटली जिस यूनिवर्सिटी में हैं, उसको क्यों चूज़ किया था? तो तभी आई थिंक 8 यूनिवर्सिटीज, सबके नाम नहीं याद मुझे, बट थोड़ी याद है कि एक जॉन्स हॉपकिंस थी जहाँ पे मैं गई, एक थी सीएमयू कार्नेगी मेलन, फिर एक थी एनवाईयू न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, एक थी यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ट्विन सिटीज, एक थी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड कॉलेज पार्क, ऐसे कुछ कुछ याद है मुझे। तो मेरा प्रोसीजर ये था कि उनका जो भी कोर्स वर्क है मुझे वो देखना था कि क्या कोर्स वर्क है, क्या क्या पढ़ा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। और कोर्स वर्क के अलावा आई थिंक जो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट कर रहा था कि उस यूनिवर्सिटी में किस चीज की रिसर्च हो रही है राइट नाउ फॉर सिक्योरिटी। तो सबसे ज्यादा मतलब जॉन्स हॉपकिंस, सीएमयू, ये तो मेरे लिए बहुत ही एम्बिशियस थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं, अगर इन्होंने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया तो मुझे लगा कि अरे बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए। तो हाँ, तो बेसिकली सबका कोर्स वर्क पढ़ा, और कोर्स वर्क के बावजूद अलावा भी उनके वहाँ पे रिसर्च क्या चल रही है, वहाँ पे प्रोफेसर्स कर क्या रहे हैं, क्या कोई क्रिप्टोग्राफी में रिसर्च कर रहा है, कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से हम साइबर अटैक्स कैसे डिटेक्ट करें, ये रिसर्च चल रही है कहीं पे। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना इंटरेस्ट गेज करा, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने एप्लीकेशंस भेजनी चालू करी, और मैंने जेएचयू क्यों चूज करी। तो मुझे एक्सेप्टेंस उस टाइम आया था सीएमयू से भी, बट जो प्रोग्राम था वो बहुत पॉलिसी कोर्स वर्क टाइप प्रोग्राम था। और पॉलिसी कोर्स वर्क माने कि जो बहुत सारे आजकल साइबर पॉलिसीज होते हैं ना, कि तुम जब कोई डेटा सेट बनाओ तो ये सारी रूल्स फॉलो करो। तो वो पॉलिसी वर्क मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, बट आई आई मुझे इतना इट वाज नॉट फैसिनेटिंग इनफ कि मैं ये कोर्स चूज करूं। और जेएचयू में ऐसा था कि तभी मेरे एक सीनियर थे, मैंने उनको कॉल किया और मैंने पूछा कि अच्छा मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए मैंने। और एंड ही यूज्ड टू स्टडी एट जेएचयू एट दैट टाइम। तो उन्होंने मुझे गाइडेंस किया कि ये सारे सब्जेक्ट्स है, तुम ये सीखोगी, तुम ये सारे कनेक्शंस बना पाओगी, तुम्हारे पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। और समहाउ जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया, वो उनका अपना एक्सपीरियंस, उससे मैं इंस्पायर्ड थी कि मुझे जेएचयू जाना है। And I also spoke to couple people who were teaching at the school at that time, और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था उन सबके साथ साथ प्रोफेसर्स के साथ बात करके। मुझे समझ आया कि मेरा कोर इंटरेस्ट कहाँ लाया करता है, और मैं कैसे इस कोर्स वर्क को अपने करियर के अकॉर्डिंग टेलर कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज करी है। ओके, सो आपने जीआरई की प्रिपरेशन कौन से टाइम पे करी थी, फिर कैसे आपने स्टडीज़ और उसको मैनेज किया, और कितनी डिफ़िकल्टीज आई?
तो जेआरई मुझे लगता है कि थर्ड ईयर में, मुझे लगता है सेम 6 शायद, तभी मैंने चालू करी थी। एक उसकी तभी बुक्स आती थी, तो मैंने बुक्स ही पढ़ी थी, ज्यादा मुझे याद नहीं है। तो डिफिकल्टीज तो थी। तो एक्चुअली ये था कि आई वॉज वेरी गुड विथ माई प्रोफेसर्स एट दैट टाइम इन माई अंडर ग्रेड इटसेल्फ। तो मैंने उन्हें बताया था कि मुझे एग्जाम देनी है और मुझे बाहर जाना है, तो मैं अभी शायद अटेंडेंस मेरी कम हो जाएगी ये सेमेस्टर के लिए, तो प्लीज आप इतना माइंड नहीं करिए। और वो मैंने सारा वो टाइम अपना जीआरई पढ़ने में लगाया। तो जीआरई में आई थिंक इंग्लिश और मैथ, ये दो ही सेक्शंस होते हैं, 340 के होते हैं मुझे लगता है, मुझे 321 या ऐसे कुछ तो आए थे। तो मैथ मेरी अच्छी थी, क्योंकि मैथ तो काफी बेसिक है, हम जो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं उससे तो बहुत ही ज्यादा बेसिक होती है जीआरई में। और इंग्लिश जो थी, मुझे लगता है कि बचपन से मुझे बुक्स पढ़नी अच्छी लगती थी, फिक्शन नॉन फिक्शन। तो वोकेबलरी पिक करना इतना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, मेरी स्पीकिंग स्किल्स थी ऑलरेडी, रीडिंग स्किल्स थी, राइटिंग स्किल्स थी। तो वो इतना मुश्किल नहीं रहा था मेरे लिए जीआरई के लिए अपियर करने। और जीआरई के साथ साथ और एक एग्जाम थी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए, टोफल या कुछ होगी शायद वो। तो वो भी सिमिलर इंग्लिश ओरिएंटेड एग्जाम है। उसके लिए भी कुछ ज्यादा प्रेप नहीं किया था मैंने, शायद 10 दिन प्रेप किया होगा, एंड देन आई जस्ट शोड अप टू द एग्जाम सेंटर। हाँ, आई फील लाइक इफ योर इंग्लिश एंड मैथ बेसिक्स आर स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत मुश्किल नहीं लगेगी जीआरई के लिए अपेयर होने के लिए। बट वो एक स्ट्रैटेजी तुम्हें फॉर्म करनी पड़ेगी कि उसमें कितने चैप्टर्स है, तुम्हारा सेक्शन कौन सा स्ट्रांग है। जैसे कि मुझे लगता है कि इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था जो मेरा अच्छा था, वोकैबुलरी वाले कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो अच्छे थे। मैथ्स में भी कुछ कुछ सेक्शंस थे जो मेरे बहुत अच्छे थे, और कुछ मुझे पता था कि ये प्रोबेबिलिटी वाला जैसा चैप्टर है शायद ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वो एक स्ट्रेटेजिकली तुम्हें वो समझना पड़ेगा, उतनी प्रैक्टिस टेस्ट देनी पड़ेंगी, और फिर तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा बॉल पार्क तुम्हें कितने मार्क्स आ सकते हैं इस एग्जाम में। और एक चीज है कि जब तुम एग्जाम दो उसके एंड में तुम्हारे पास वो अपॉर्चुनिटी होती है कि तुम अपने स्कोर्स यूनिवर्सिटीज को भेज सकते हो फॉर फ्री, आउटसाइड ऑफ द एप्लीकेशंस यू डू। तो वो अगर तुम सोच के जाओ तो बेहतर है, तो क्योंकि फिर एप्लीकेशंस में कम पैसे लगेंगे। ओके, सो आपकी लाइफ कैसे है यूएस में, कॉलेज की, उस कॉलेज की लाइफ के बारे में बताइए। बहुत बहुत ही 180 डिग्री शिफ्ट था मेरे लिए। आई वॉज प्रॉबली 21, अर्ली 21 व्हेन आई केम टू द स्टेट्स। और तो कभी मैं घर से दूर नहीं रही थी, तो मेरे लिए वो एक था कि सडनली आई मूव टू अ न्यू कंट्री ऑल टुगेदर, पेरेंट्स का कोई सपोर्ट नहीं है, ना मैं ज्यादा किसी को जानती थी यहाँ पे। और सो मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जितने सारे एक्सपीरियंस होते हैं ना, दे आर ट्राइंग टू बेसिकली बिल्ड यू टू बी दिस पर्सन दैट यू आर राइट नाउ। तो मेरे साथ कुछ कुछ ऐसी चीजें हुई, जैसे कि पहला ही हफ्ता मुझे याद है। तो वो एम्बिशियस यूनिवर्सिटी है बहुत, ठीक है। सब स्टूडेंट्स मेरे साथ, कुछ कुछ लोग थे जो 5 साल एक्सपीरियंस लेके आए थे, कुछ कुछ ऐसे बहुत ही स्मार्ट लोग थे जिन मतलब मैं उसमें सबसे एवरेज थी, सबसे मतलब बॉटम ऑफ द बैरल, वेरी एवरेज। ठीक है, और मुझे लगता है पहला ही हफ्ता था, कोई तो कोर्स वर्क था। एक एक लड़का जानती थी मैं, बहुत स्मार्ट था वो, उसको हर चीज का हर आंसर पता था बिफोर द क्लास, और मैं तो वहां पे लैपटॉप खोल के ढूंढ ही रही हूँ कि अभी तक किसकी बात चल रही है, हम कौन से टॉपिक पे है, हम ये कौन से स्लाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसको देख के मुझे लगा कि मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है, मैंने ये नहीं करना चाहिए था। मुझे मैं आई शुड हैव टेकन वर्क एक्सपीरियंस एंड देन आई शुड हैव अप्लाइड फॉर दिस प्रोग्राम। फिर जैसे तैसे मैं वो उस दिन घर आई, रोई कि पता नहीं क्या कर दिया। फिर बाद में सोचा कि ठीक है, अभी अगर ये पाथ चूज कर लिया तो करके देखेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है। अम, तो पहला सेमेस्टर थोड़ा टफ था मेरे लिए, क्योंकि सब कुछ साथ में करना है, जैसे कि तुम्हारी अपनी एक्टिविटीज होती हैं, पढ़ाई भी करनी है, खाना बनाना है, कपड़े भी करने हैं, घर भी साफ करना है, ये सारी चीजें तुम्हें सब। टाइम मैनेजमेंट मुझे लगता है मैंने सीख लिया, कि कौन सी चीज मैं कब कर सकती हूँ। और मैंने ये भी अपने आप के बारे में समझा कि मेरा एग्जैक्ट व्हेन एम आई मोस्ट प्रोडक्टिव एट व्हाट आवर ऑफ द डे एम आई मोस्ट प्रोडक्ट। तो वो कुछ कुछ लाइफ की चीजें मैंने वहां से सीखी। फिर बाद में सब्जेक्ट्स की बात करें तो बहुत ही कुछ कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, जैसे कि एक एथिकल हैकिंग करके एक सब्जेक्ट था, जिसमें हम लोग सीटीएफ्स में पार्टिसिपेट करते थे, सीटीएफ्स बनाते थे भी कि ताकि सारे दूसरे स्टूडेंट्स वो सॉल्व कर सकें। फिर और एक सब्जेक्ट था
थिंक मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी ऐसे कुछ तो सब्जेक्ट था। उसमें मुझे मैथ बहुत अच्छा लगता था, तो वो मेरे लिए एक इजी पड़ गया था। फिर बाद में और एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, आई थिंक ये जो सारे मैंने जो सब्जेक्ट्स ले रखे थे, उसकी वजह से कोई ना कोई मैंने उसमें कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे विच हेल्प्ड मी व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर जॉब्स। काफी हैंड्स ऑन एप्लीकेशन कर रहे थे। एंड आउटसाइड ऑफ दैट तभी कुछ कुछ रिसर्च भी चल रही थी यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए भी मैंने साइड बाय साइड अप्लाई किया था। तो वो भी एक दैट आल्सो एडेड थिंग्स टू माय रेज्यूमे एट दैट टाइम। तो तो फर्स्ट सेमेस्टर बहुत ही फुल ऑफ स्ट्रगल था, वेयर आई लर्न न्यू थिंग्स अबाउट माई सेल्फ। और वो एक प्रेशर था कि अभी मुझे इंटर्नशिप ढूंढनी है, क्योंकि मैं अगर इंटर्नशिप नहीं ढूंढूंगी तो मैं शायद फुल टाइम मुझे नहीं मिलेगी। फुल टाइम नहीं मिलेगी तो इतने सारे मतलब इतना जो हैवी फीस है हमने जो भर रखा है, व्हाट डू यू डू अबाउट दैट। तो वो सारे कंसर्न्स थे। आई थिंक मेरे लिए JHU helped me put myself in rooms where I could not have been by my own self. When I say that, मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक तभी एक स्कॉलरशिप आती थी, RSA स्कॉलरशिप। तो RSA स्कॉलरशिप इज एक्चुअली फॉर अ वेरी बिग कॉन्फ्रेंस कॉल्ड RSA कॉन्फ्रेंस इन सैन फ्रांसिस्को। तो बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा लोग आते हैं, शायद पता नहीं 7-8 हजार लोग आते होंगे ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तो तभी एक स्कॉलरशिप थी, एंड आई थिंक फ्रॉम द एंटायर कंट्री ओनली 30 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। एंड इट वाज लाइक अ all funded trip, like they will pay for your flight, they will pay for your hotel, they will pay for everything. You just have to come and attend the conference, and so what security in corporate world is for you. तो मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा, एक ऐसे लिखना था कुछ, और उस साल की जो थीम थी उसके अकॉर्डिंग मुझे जो लगा कि मुझे अपने करियर में कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स सोसाइटी, जो भी चीज़ें हैं, मैंने वो सारी लिखी उस ऐसे में। और मेरी तो कोई होप्स नहीं थी कि मुझे मिलेगा कि ये स्कॉलरशिप मिलेगी मुझे, बट समहाउ आई गॉट दैट स्कॉलरशिप। एंड तो उसमें से एक देयर इज वन प्रोग्राम कॉल्ड, इट इज द RSA सिक्योरिटी स्कॉलर डिनर। ठीक है, तो उस डिनर में क्या होता है, there's like maybe like 20-30 really highly accomplished people in cybersecurity field who make it to that dinner, and you as scholars, as students, as new people who are entering the industry have an opportunity to network with them. So mere at that time I happened to meet like people who actually made algorithms that secure the internet. I met GP-Hellman algorithm के जो Whitfield Diffie है वो मिले। काफी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज कंपनीज है, जैसे कि तभी सेल्स फोर्स के जो सिसो थे, नहीं सिसो नहीं, VP ऑफ सिक्योरिटी, सम सेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, ताहिर अलगमाल, उन्होंने भी बहुत बड़ा एक एल्गोरिथम लिखा है क्रिप्टोग्राफी के लिए, वो मिले। काफी क्रेजी हैकर्स थे, कैरन एलजारी और एक फेमस हैकर है, वो मिली। But also what happened for me is that at that dinner table, I was just talking about things I did in my career, things I did at Hopkins and before Hopkins, and how I was passionate about what I did. And I just happened to I had red hair back then. So I just happened to talk to someone else who also had red hair. I was just like, your hair is just like mine. And then we just started talking. And then I spoke to her about all my projects. And then she told me towards the end of the conversation that she was a director of security at this company called Intuit, which is it's a big financial software company in the States. And then she told me that she would like to actually hire me on her team in the coming months. And it was like, what? What just happened? So वो एक scholarship थी। कोई मेरा ये नहीं था कि वहां पे जाके मैं जॉब लेके आऊंगी, ऐसे कुछ था ही नहीं मेरे मन में। मेरा तो बस था कि मुझे जाना है मेरा बस ये था कि मुझे सैन फ्रांसिस्को देखना है, और मुझे सिक्योरिटी के लोग होते क्या है, करते क्या है, मुझे ये देखना है बस। और काफी चीजें तो मुझे समझ नहीं आ रही थी वो कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल टॉपिक्स चल रहे थे। एज अ स्टूडेंट आई कुड नॉट गेट एनी ऑफ दैट। बट ये मुझे लगता है कि आई डोंट नो, मे बी आई वाज एट द राइट प्लेस राइट टाइम, जस्ट बिकॉज आई अप्लाइड फॉर समथिंग, आई गॉट इन, एंड देन एंड आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत एवरेज थी मेरे पूरे क्लास में, मुझे लगता है मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी। तो फॉर मी टू बी देयर एंड टू बी एबल टू गेट दैट जॉब मेरे लिए बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट थी। तो वो मेरा सेकंड सेम था। फर्स्ट सेम और सेकंड सेम के बाद तुम्हें थोड़ा समझ आता है कि अच्छा ठीक है, ये हाउ डू यू गेम दिस, हाउ डू यू स्ट्रेटेजाइज दिस।
and then you learn different ways to deal with it. So yeah, that is what my master's was. सो आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में? एक एक प्रोजेक्ट मतलब एक था कि तुम्हारे पास काफी सारे डेटा सेट्स दिए गए हैं और तुम्हें उस दे वर लाइक रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स फ्रॉम एक्चुअल पावर प्लांट्स दैट वर फंक्शनिंग आई थिंक इन मैरीलैंड और समवेयर। तो तुम्हें उस डेटा सेट से बताना है कि तुम्हारी सिस्टम पर कोई अटैक कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैंने कुछ कुछ एल्गोरिदम्स यूज करे टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर। कुछ पैकेट एनालिसिस भी किया था तभी। तो वो एक it was not exactly a very big project, but it was somewhat closer to what the real world project would be. फिर और एक क्लास था कि हमें एथिकल हैकिंग वाला जो क्लास था उसमें हमें IoT डिवाइसेस के साथ we were supposed to like hack into them or break them or what have you. तो तभी कुछ ड्रोन्स थे तो हमने ड्रोन्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। we could make the drones fall mid flight। फिर और एक अलेक्सा का भी एक था कि तुम उससे डीडॉस कर सकते हो। तो ये वाला भी एक था। बहुत अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स थे तभी, वेरी क्लोज टू व्हाट द रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स वुड बी। बट हाँ, तो उसमें से जो तुम्हारी स्किल्स बिल्ड होते हैं वो इजी इजी तो नहीं थे, कोई असाइनमेंट्स या कोई कोर्स वर्क या जो भी है उसके लिए तुम्हें बहुत ही आई थिंक यू हैव टू लाइक रियली स्टडी एंड ट्राई लाइक 10 डिफरेंट थिंग्स आउट, तब जाके तुम्हारी फाइनली जो वर्क होता है वो प्रोजेक्ट में वो वर्क होने लगता है। बट हाँ, ये थोड़े बहुत यही प्रोजेक्ट्स थे मेरे जो फिर अभी somehow are applicable to my current career। ओके, देन आपने रिसर्च कौन कौन से चीज़ों में करी थी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान? ये एक 5G डिवाइस था तभी, न्यू इट वाज कॉल्ड 5G हब। सो माय रिसर्च वाज ऑल अराउंड ट्राइंग टू लाइक जेल ब्रेक दैट 5G हब। मेरे साथ और दो लोग थे वो कर रहे थे वो रिसर्च मेरे साथ। तो हम तीनों ने मिलके वी फाउंड वेज इन व्हिच वी कुड जेल ब्रेक इनटू दैट 5G हब, ट्राई टू गेट इनटू ट्राई टू लाइक कनेक्ट with devices and try to send them weird command requests। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च था, बट बहुत ही ड्रेनिंग भी था क्योंकि तो क्या था वो बहुत ही नया डिवाइस था तभी मार्केट में। टू गेट दैट डिवाइस आल्सो इट टुक अस अ वेरी लॉन्ग टाइम। Thankfully my professor at that time he was working at a lab and he could use that lab's access to get that device to us। but बहुत शुरुआत में मेरा 1-1.5 महीना इसी में चला गया कि हमारे पास डिवाइस नहीं है, हम करेंगे क्या। तो वो 5G एक 5G हैकिंग था वो प्रोजेक्ट का नाम। इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। वो एक रिसर्च याद है मुझे फ्रॉम देन। एंड देन वी आल्सो हैड एक और एक रिसर्च थी जिसमें हमें हॉस्पिटल का वी हैड टू स्टडी द आर्किटेक्चर ऑफ a hospital, like the network architecture, and then find out different ways in which we could break into it or build it or secure it, defend it। तो वो एक और एक इंटरेस्टिंग रिसर्च प्रोजेक्ट था मेरे लिए। इतना ही याद है मुझे। सो इंडिया के कॉलेज एंड यूएस के कॉलेज में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला? इंडिया की कॉलेज एंड यूएस की कॉलेज आई थिंक डिफरेंट कॉलेजेस डिफरेंट बेनिफिट्स। इंडिया के कॉलेज में मैंने सीखा कि मेहनत कैसे करते हैं कि क्या कितनी मेहनत करके मुझे कितना रिजल्ट मिल सकता है। और यूएस के कॉलेज में मैंने सीखा कि स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई कैसे करते हैं। या ये भी सीखा मैंने एक तरीके से कि अपना एक पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है ये सारी चीजें मैंने मुंबई में थी तब मैं इतना नहीं सीखी थी। तभी बहुत ही एकदम वन ट्रैक फोकस था तभी मेरा कि अच्छा ठीक है ये ग्रेड्स हैं, मुझे ग्रेड्स लानी है, मेरा इतना जीपीए है, मुझे इतना जीपीए चाहिए। कभी ये नहीं था कि ओ मैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके देखूं कि ये चीज चलती कैसी है। ये मेरा अपना नहीं था। ऑब्वियसली देयर वर स्टूडेंट्स आउट देयर हु वर मोर इंक्विजिटिव देन आई वाज। तो मुंबई में ये था मेरे साथ। बट आई थिंक यहाँ पे आके मैंने एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे चीजें चलती है वो सीखा मैंने। एंड आई थिंक दैट स्किल समवेयर हेल्प मी विथ माय जॉब आल्सो कि टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑन अ डीपर लेवल और मैं उसको मेरा जो एंड गोल है फॉर एग्जांपल उसको मैं कैसे अचीव कर सकती हूँ। वो जब बहुत सारी चीजें हाउ दिस होल मैकेनिज्म वर्क्स टुगेदर, हाउ इज दिस अ वेल ऑयल्ड मशीनरी, ये मैंने यूएस में आके सीखा। ये मैंने I should have taken my undergrad more seriously, but मुंबई में मैंने सिर्फ प्योर मेहनत कैसे करते हैं ये सीखा। दैट्स ग्रेट। सो अपने इंटर्नशिप
के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, इंटर्नशिप में आपने क्या क्या किया, उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा इंटर्नशिप इंटुइट में था. द टीम वाज एन ऑफेंसिव सिक्योरिटी टीम. थिंग्स दैट वी डिड इन द जॉब वाज मतलब कि मैनुअल सोर्स कोड रिव्यूज जो होते हैं कि तुम सोर्स कोड देखो और बताओ कि इसमें क्या गलत है, वो मैंने ज्यादा करके किया तभी. आई थिंक यहाँ पे दैट स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग ऑन अ डीपर लेवल हेल्प, ताकि मैं समझ पाऊँ कि ये सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली कर क्या रहा है, हम इसके साथ इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं, और कहाँ पे ये वल्नरेबल हो सकते हैं. ये मैंने वो इंटर्नशिप में एक्चुअली वो सीखा मैंने, और मैंने वो हैंड्स ऑन किया भी और ट्राई भी किया. और काफी वल्नरेबिलिटीज तभी हमने फाइंड करी थी डिफरेंट सॉफ्टवेयर में. आई थिंक what was great about that internship is that practical hands-on तो था ही, but also it was more about like it was based out of San Diego, which is it's a very beautiful city. कभी आना हुआ तो देखो, जाना जरूर सैन डिएगो. एंड एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है, मुझे लगता है मैंने उस इंटर्नशिप से सीखना चालू किया कि व्हाट इज अ गुड मैनेजर एंड व्हाट इज अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस. जैसे कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारा काम खत्म हो गया है, जैसे 2 बजे तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तो तुम घर चले जाओ. यू डोंट हैव टू सिट हियर टिल 5 o'clock डू नथिंग विथ योर टाइम. तो वो एक सीखा मैंने. और अपने आप के बारे में मैंने कुछ चीजें सीखी, जैसे कि विल पावर, हार्ड वर्क तो मैं सीख गई थी उस टाइम, क्योंकि मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं मेहनत करके वो ले लूंगी. बट ऑल्सो आई थिंक समवेयर अबाउट माई सेल्फ मैंने ये सीखा कि मैं अपने आप को इतना नहीं ट्रस्ट करती जितना मेरे मैनेजर या मेरे टीममेट्स मुझे ट्रस्ट करते हैं. So I think that internship helped me understand a few things I could work on and things that I could add to my resume, which I could be proud of. तो वो था मेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस. और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है सैन डिएगो, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है. मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं रिटायर हो जाऊंगी तो मैं सैन डिएगो जाऊंगी. इतनी सुंदर जगह है वो. सो आपने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में वर्क किया है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज में काम किया है, और कौन सी जॉब प्रोफाइल पे आपने काम किया, और क्या काम होता है बेसिकली? तो कौन सी टेक्नोलॉजीज, तो ज्यादा करके तो AWS रहता है. बाद में तुम्हें जो तुम्हारी जो प्रिफर्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसमें तुम काम कर सकते हो. मेरी पाइथन थी. तो वो, और डिपेंड्स, हर कंपनी के अपने अपने अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, अपना सॉफ्टवेयर अपने अलग लैंग्वेज में लिखा रहता है. तो यू बेसिकली हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ टू वट एवर दे आर डूइंग. तो वो था. मैंने चालू करा था मेरा करियर विद ऑफेंसिव सिक्योरिटी, जिसमें कि हम देखते थे कि क्या वल्नरेबल है कोई एप्लीकेशन में और हम उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. एंड देन स्लोली स्लोली आई स्टार्टेड porting my career towards defensive security. When I say defensive, ऐसा कोई मैंने सॉक वाला काम नहीं किया था जिसमें कोई अगर सिस्टम अंडर अटैक है या मैं ऑन कॉल हूँ तो हमें क्या करना चाहिए, वो नहीं. बट बेसिकली आई हेल्प्ड generate as many attack vectors as I could to help an AI model understand what kind of attack it is, and if a system is under attack, what should we do to डिफेंड आवर सेल्फ. और उसके लिए मैंने कई तरह के डिटेक्शंस भी बिल्ड किए थे. जैसे कि स्टार्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ योर सिस्टम, से मे बी नेटवर्क में कुछ खराबी हो सकती है या कुछ ऑफ लग रहा है. तो वो डिटेक्शंस, वो जब ऐसी कोई चीजें होती है मे बी एट अ फ्रीक्वेंसी मोर देन यूजुअली इट हैपेंस, या फिर कुछ अनॉमलस दिखता है इस बिहेवियर के बारे में, तो इन सब चीजों के लिए हमने डिटेक्शंस बिल्ड करे थे. उस सब के बाद थोड़ा मुझे समझ आने लगा कि ठीक है, इंडस्ट्री में क्या चल सकता है. And then from there, I ported into application security, which is like a mix of both roles, offensive and defensive. कि तुम्हें समझ आ रहा है कि गलत क्या है और उसको फिक्स कैसे करना है. तो उस तरीके से मैंने अपना करियर कहीं ना कहीं शेप कर दिया. मुझे लगता है कि मुझे ये करना बहुत ज्यादा पसंद है और एवरीथिंग एल्स दैट आई ट्राइड बिफोर. मैंने बीच में थोड़ा कंप्लायंस भी ट्राई करा था कि जो डिफरेंट कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स है तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड होना चाहिए ताकि इट इज कंप्लायंट विद सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड यूर ट्रीटिंग कस्टमर डेटा इन अ सेफ मैनर. ये सारी भी चीजें करी, बट मुझे कंप्लायंस में इतना मजा नहीं आया. बट आई थिंक ये जो एक मिक्स है ऑफ बोथ ऑफ दीज, पर्पल टीमिंग जो रोल होता है, I think I like that more over anything else that I did before. अलग अलग टाइप की चीजें होती है, रोज अलग अलग टाइप के ट्रेंड्स निकलते हैं मार्केट में, अलग अलग साइबर थ्रेट्स होती हैं. कभी कभी देख के पढ़ के मुझे भी लगता है कि पता नहीं कैसे सोच लिया इन्होंने कि ये कर सकते हैं, ऐसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. तो
हाँ, this is what I find interesting about what I do right now. ओके, सो एक आप एग्जांपल दे सकते हैं कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर ये काम करता है, पर्टिकुलर ऐसे ऐसे प्रोसेस से वो डेली गुजरता है? तो जैसे कुछ कुछ चीजें जैसे कि थ्रेट मॉडलिंग होती है कि तुम्हारा कोई नया फीचर निकल रहा है तुम्हारे सॉफ्टवेयर के लिए, तो तुम सब डेवलपर्स, तुम जो भी स्टेक होल्डर्स है, बैठ के डिस्कस करो कि अच्छा ये फीचर हमारा ऐसे बन रहा है, इसके लिए क्या पॉसिबल थ्रेट्स हो सकते हैं, ये कैसे एक्सप्लॉइट हो सकता है। तो ये एक थ्रेट मॉडलिंग एक बहुत ही कॉमन हिस्सा हो गया कि तुम थ्रेट्स आइडेंटिफाई करो और उसके काउंटर मेजर्स आइडेंटिफाई करो। ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी में बहुत एक कॉमन चीज है। बाद में कई कई अलग अलग डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, अलग अलग रोल्स हो सकते हैं इसमें, बट थ्रेट मॉडलिंग इज समथिंग दैट एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी डज डे इन डे आउट। सो आपका जॉब इंटरव्यू कैसा था, कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए आपके जॉब इंटरव्यू में? तो मेरे रेज्यूमे में जितनी भी जॉब्स है उसमें से तो दो मैंने बस बात करके मुझे वो उन्होंने हायर किए थे। काफी मैंने ये नोटिस किया है कि मतलब मेरे साथ ये काफी बार हुआ है कि जितना मैंने किसी चीज को चेज किया है वो चीज मुझे कभी मिलती ही नहीं है, और जो चीज मेरे लिए बहुत सही होती है वो मुझे आसानी से मिल जाती है बिना कुछ ज्यादा मेहनत करे। पता नहीं ऐसे कैसे वर्क कर गया मेरे लिए, बट वो है अभी ऐसे ही। बट इन जनरल कोई भी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, हावेवर यू गेट इट, तो तुम्हारा अपना बेसिक फाउंडेशन थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्या है सिक्योरिटी के, वो क्लियर होने चाहिए कि जैसे कि कोई अगर कोई कंपनी वेब एप्लीकेशन बना रही है तो यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ हाउ CSRF वर्क्स और हाउ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्क्स। ये सारी चीजें तुम्हें एक बेसिक फाउंडेशन तुम्हारा होना चाहिए। And then also keep up with what's going on in the industry, keep up with what's going on in the market। वो एक और ये भी है कि भले ही तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेवल के कोडर ना हो, बट थोड़ा कोडिंग तो आना चाहिए, थोड़ा बेसिक कोडिंग आना चाहिए ये समझने के लिए कि ये प्रोग्राम में हो क्या रहा है एग्जैक्टली या फिर हमें अगर उसमें से कुछ कुछ ऐड करनी है चीजें तो हमें उतना कंपैटिबल कोड लिखने आना चाहिए। वो एक चीज है। और बेसिक हर जगह तो मैं कहती हूँ कि बेसिक पक्के होंगे तो अच्छा है, और तुम जितना अपने स्किल्स पे डेली बिल्ड करते जाओगे, जैसे कि शायद आज तुम्हें पता है कि EC2 इंस्टेंस कैसे लॉन्च करना है, कल को तुम मे बी इफ यू मेक योर ओन हैकिंग नेटवर्क इन द लैब, you will understand different kind of cloud attacks that happen, right? तो यही है कि आज एक चीज सीखो, उसके ऊपर बिल्ड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। सबको सब नहीं पता होता। I don't believe anybody knows 100% of what they're doing. Maybe one person can know more than the other, but it's as much your foundations are strong, the better it is in the longer run. ये मुझे लगता है। सो आपने कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी हैं, टॉक्स दिए हैं, और कितना हेल्पफुल रहता है किसी को कॉन्फ्रेंस अटेंड करना? तो कॉन्फ्रेंसेज मैंने कई सारे अटेंड किए हैं कुछ सालों से। एक तो RSA थी, फिर एक विमेन इन साइबर सिक्योरिटी की एक कॉन्फ्रेंस होती है। एक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू टू मीट अदर फेलो साइबर प्रैक्टिशनर्स, विमेन साइबर प्रैक्टिशनर्स। एंड एक कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो सब कॉमनली फेस करती हैं इन द इंडस्ट्री, राइट? जैसे कि मे बी सम ऑफ देम मे बी वर्क इन अ टीम वेयर मोस्ट ऑफ द टीम आइडेंटिफाइज मेल, एंड तुम एक अकेली यू और द ओनली वुमेन आइडेंटिफाइंग पर्सन इन इट। तुम्हारा कितना कॉन्वर्जेशंस कितनी हो सकती है उनके साथ, और हाउ मच डज दैट इम्पैक्ट यू। पहले couple years ago जेंडर पैरिटी, पे पैरिटी का बहुत था कि women used to get paid lesser than a lot of men, but now it's gotten better। वो एक है। और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे कि innately women don't know how to, you know, don't know कभी नहीं है, we're taught to be shy। तो काफी हमारी अचीवमेंट्स है, हम उन्हें शोकेस नहीं कर पाते हैं। हमें कुछ चीजें पता होती है बट हम उतने कॉन्फिडेंट होते ही नहीं कि उसके बारे में बात कर सके। तो ये सारी चीजें जो है, जब तुम व्हेन यू मीट मोर पीपल लाइक यू, तुम्हें वो पता चलेंगी। तो ये है विमेन इन सिक्योरिटी वाला एक्सपीरियंस। फिर बाद में और एक है बी साइड्स करके, एक बहुत हर हर जगह के अपना लोकल चैप्टर होता है बी साइड्स। तो बी साइड्स सैन फ्रांसिस्को, बी साइड्स सियाटल, बी साइड्स लास वेगास, अलग अलग किस्म के बी साइड्स कॉन्फ्रेंसेस में गई। और उसका कंटेंट, देयर इज सम कंटेंट इन इट, वो जो वहाँ पे जो टॉक्स करते हैं लोग, देयर इज ऑलवेज सम टॉक दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग इनफ कि तुम उसमें से कुछ सीख सको और अपने जॉब पे अप्लाई कर सकते हो।
वो एक है। ओवास्प का भी एक कॉन्फ्रेंस है, कभी एसएफ में होता है, कभी लास्ट ईयर डीसी में था, तो मैं डीसी में भी गई थी, और इस साल एसएफ में होगा तो शायद जाऊंगी। दैट इज मोर फोकस्ड ऑन एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड हेल्पिंग डेवलपर्स मेक अ मोर सिक्योर प्रोडक्ट। तो ऐसे कई टाइप के कॉन्फ्रेंसेस है जो तुम्हारा करियर तुम्हें जैसे पेव करना है, जैसे पाथ पेव करना है, यू शुड ट्राई गोइंग टू दोज कॉन्फ्रेंसेस। क्योंकि क्या है, तुम वहां पे जाओगे, तुम कुछ एक दो चीजें नहीं सीखोगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ऑल्सो लाइक न्यू पीपल यू विल मीट, जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, जो कुछ मे बी इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हैं, तुम उनसे एक दो चीजें सीख सकते हो। तुम अपने प्रॉब्लम्स जो है विच यू फेस एट वर्क, मे बी इट कुड बी कि अच्छा ठीक है, से मुझे कोई नई टेक्नोलॉजी लर्न करने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, तो मे बी दे कैन गिव यू सम काइंड ऑफ टिप्स ऑन हाउ यू कैन लर्न फास्टर एंड हाउ यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव। वो एक है मेरा। वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स इज डेफकॉन। It happens in Vegas every year. उसमें it's like a hackers convention. What I like about DEF CON is it's not very corporate, it's very chill and laid back. उधर एक अलग अलग टाइप के विलेजेस होते हैं, जैसे कि AI विलेज है, क्लाउड विलेज है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी विलेज है। ये अलग अलग विलेजेस है, ताकि तो जो तुम्हारा फ्लेवर है, वट एवर यू आर वर्किंग ऑन, यू कैन फाइंड मोर folk like that, more people like that who are doing it at that particular village. And I found it, I've made some very good friends over the last few years by going to all these conferences, जिनके साथ मैं बैठ के अभी भी outside of my work कुछ कुछ चीजों पे मैं उनके साथ काम करती हूँ। And apart from that, even just they're just good friends that I made along the way, जिनके साथ कभी मैं बैठ के life problems भी discuss कर सकती हूँ। So these are just like few things that will happen. It's human nature, I guess. The more you put yourself out there, the more people you connect with. It's a point of exposure. तो वो है। So these are the conferences that I attended. The conferences I gave talks in, तो मैंने पिछले साल डेफकॉन एप्सैक विलेज में टॉक दिया था। So the intention behind giving a talk is obviously कि maybe more people will recognize the work I'm doing, right? वो एक है, but I think apart from that, it was to talk about something I'm very excited about, जो मुझे पता है कि ओ ज्यादा कोई इसके बारे में शायद बात नहीं कर रहा है, शायद मैं बातें करना चालू करूंगी तो maybe more people will talk about it. तो basically I just wanted to show something that I was very excited to talk about, जो मुझे पसंद है, जिसमें मैंने काम किया है। मैं चाहती थी कि मैं लोगों को अपना काम दिखाऊं, and I think these conferences served as a very good platform where I could showcase what I did. Um, and what came out of it was that people reached out to me on LinkedIn, and I made a couple other YouTube appearances where I could talk about my work, and or I met more like-minded people who are also interested in doing what I was doing. कुछ लोगों की तो मैंने research में भी help करी है। एक he's a scholar at Oxford, so I helped him a little bit with the kind of work he was doing there. So the more people you meet, the better it is. It is good for your own identity. And also there's a sense of confidence that comes after you do hard things. मुश्किल चीजें करोगे, तुम्हें पहले लगता है कि शायद मेरे से ना हो, but then once you do it, तुम्हें पता चलता है कि इतना कुछ टफ था नहीं, ये कर सकते हैं हम। So this if ever तुम्हें लगता है कि कोई कॉन्फ्रेंस में टॉक देने चाहिए, डोंट हेजिटेट, जस्ट सबमिट योर टॉक। जो होगा देखा जाएगा, शायद इस साल नहीं अगले साल में बोलने मिलेगा। इट्स जस्ट वर्क्स। वो लक की बात है। मुझे लगता है कि तुम अगर अपना 100% दोगे किसी चीज में, तो तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे यू वोंट फील बैड इफ यू डोंट मेक इट। यू जस्ट ट्राइड, मे बी somebody else's submission was better than yours, but you tried। इस साल नहीं तो अगले साल। ये तो होता ही है। सो आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में वुमेन्स क्यों लेस हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं कि लाइक इस फील्ड में नहीं आती हैं, और कितना इजी है इस फील्ड में आना वुमेन्स के लिए? तो विमेन का प्रॉब्लम ये है कि एक्सपोजर शायद नहीं दिया है शुरुआत से इन इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक my own family background, for example, my father, he comes from a very agriculture oriented family, but my father is an engineer now, and so I could get that level of exposure because he is an engineer. I could understand what maybe programming is, because I grew up looking at all of that. So I think it was easier for me to pick up all of those skills. And also I think like I said, my parents were very liberal. मेरी कुछ ऐसी दोस्त थी who, I mean, they went and got an education because it was mandatory to get an education, but not to make a career out of it. Like उनको बचपन से यही सिखाया जाता था कि you know what, क्या ही करोगी तुम,
you have to like get married at some point and then just like settle with someone. Getting an education and career is not for you. तो I think वो मुझे लगता है वो societal कुछ कुछ norms है जो तुम्हें अपने आप से break करने पड़ेंगे. At the end of the day, it depends on what you want, what makes you personally happy. My parents did not expect me to, you know, like ये जो मुझे करना है मेरा career इस तरीके से, ये मेरी मेरी जिद है, ये मेरी चाह है. उन्होंने नहीं कहा मुझे कि अच्छा तू ये कर, तुम्हें इतना ही पेचेक कमाना चाहिए. ये सब उनकी रिक्वेस्ट तो नहीं है. So I think you have to internally find what makes you happy. And I think a lot of times when we're growing up, we're not given that opportunity to find. क्योंकि तुम बुक्स में और ग्रेड्स में और इन सब में इतने फंस गए हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अच्छा क्या लगता है ना. तो मुझे लगता है ये एक कोर प्रॉब्लम है, कुछ सोसाइटल नॉर्म्स है जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन हो रही है. एंड आई थिंक ऑल्सो कि अभी it's nicer to see more women in tech in general, in security also. It is a very male dominated profession, but it is still nicer to see women try come and make their place here. And I think it's getting easier now, it's getting better now, because we are finding allies and friends and men who are already in the field, who want to support women to come into the field. And then there's more women also helping other women, obviously. तो वो एक है. How difficult it is for a woman to break into this, I think it depends on कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि first is if you decide you can do it, you can do it. Second is guidance मिलना मुश्किल है. तो if I think the more you start exposing yourself to the world of security, maybe the more people you'll come across, and the more, this is something I always say, you know, what is the worst that can happen if you, like in my career, I have cold DM'd people and they have been like, okay, fine, I want to work with you on something, right? तो मेरा यही कहना है कि what's the worst that will happen? ना बोलेंगे, ठीक है, but at least when you start seeing faces, you start trying, start knocking on doors, eventually कोई ना कोई दरवाजा तो खुल ही जाएगा. So this is something I think ये skill सीखना, ये आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. I think as women we're a little shy, we're a little reserved, we don't know how to just go and talk and ask sometimes. I think ये जैसे तुम ये सीखोगे, and also ये एक और एक perception होता है ना कि you're supposed to carry yourself a certain way, और या फिर लोग क्या कहेंगे. I don't think, मतलब लोग कहेंगे कुछ कहना है, but it's your bills to pay at the end of the day. तुम्हें जो चाहिए, what makes you happy, you go pursue it, forget about what people have to say. और मुझे लगता है लोग तो बातें करके भूल जाते हैं. तो I think ये कुछ कुछ societal perceptions है जो हमें हमारे दिमाग से हटानी पड़ेंगी, and it'll take time, but we will get there eventually. ओके, सो वर्क कल्चर कितना डिफरेंट है इंडिया और यूएस में आपके अकॉर्डिंग? तो इंडिया में मैंने बहुत काम किया नहीं है, बट मेरे जो दोस्त हैं कुछ अमेज़न में काम करती हैं, गूगल वगैरह में काम करते हैं, तो आई हियर देम वर्क इंसेसेंट आवर्स. मतलब कभी-कभी सुनती हूँ मैं कि 10-12 घंटे काम कर लेते हैं आराम से. ये इंडिया में है, बट आई थिंक ऐसा सिमिलर कल्चर कुछ कंपनीज का भी है यूएस में. डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू वर्क फॉर, बट इन जनरल मैंने ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस यूएस में देखा है देन एज कम्पेयर टू इन इंडिया. बट अगेन इसमें और एक पर्सनल फैक्टर भी आता है कि तुम्हें क्या करना है. शायद किसी के गोल्स ही इतने एक्सेलरेटेड होंगे कि उनको लगता है कि मैंने इतना काम करना ही चाहिए, भले ही इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम योर बॉस. सो वो एक चीज है. बट आई थिंक द डिफरेंस आई मोस्टली सी इज कि यहाँ पे थोड़ा काफी लेड बैक है एक बिहेवियर एज कम्पेयर टू व्हाट आई सॉ बैक होम. एंड आई थिंक कल्चर, आई थिंक थोड़ा मुझे कभी कभी कुछ कुछ चीजें थोड़ी ऑफ लगती है कल्चर, इस कल्चर के बारे में. जैसे कि आई थिंक इन इंडिया एवरीबडी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है वो दे विल पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू. बट आई थिंक हियर थोड़ा शुगर कोट करके बोलते हैं, जो कि मुझे से काफी कंफ्यूजिंग लगता है कि तुम्हारे मन में जो है वो बोल दो, मैं आई विल वर्क ऑन इट. ये शुगर कोट करके राउंड अबाउट द बुश करके नहीं समझ आना. तो आई थिंक ये कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे अलग लगती हैं दोनों कल्चर के बारे में. ओके, सो कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं साइबर सिक्योरिटी में यूएस में, और इंडियन पीपल को कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है एज अ जॉब लेने में? एक मिसकंसेप्शन है कि सिक्योरिटी के बहुत सारे जॉब के लिए तुम्हें गवर्नमेंट क्लियरेंस चाहिए यूएस में. But मुझे I have not come across a lot of it. I think if you are working for a government entity, US government entity, and that is the only time you need security clearance, for which you need an American passport. But there are
jobs in the commercial sector, in the commercial industry, जैसे कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी है, जैसे कुछ कुछ प्रोडक्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे फेसबुक ले लो या ये सारी जो है कंपनीज, they do hire people who are immigrants. The thing is, security is a niche, it's a niche in the world of software engineering. So मैंने मेरे एक्सपीरियंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बहुत सारी जॉब पोजीशंस देखी है मैंने, बट they were always more than what I would see for security. And I think it's because security is such a specialized part of software, right? तो वो एक देखा है मैंने, और मैंने ये भी देखा है कि so depends on economic condition, environment at that time. जैसे कि जब पैंडेमिक में जो लोग ग्रेजुएट हुए थे, जैसे मैंने just like right before the pandemic I graduated, तो तभी hesitance था to hire immigrants because उनको full time रखने में थोड़े you have to get them a visa, you have to get them more, मतलब थोड़े restrictions होते हैं, you can't it's थोड़े restrictions होते हैं उस चीज के लिए, तो वो उसके वजह से मैंने hesitance देखा है to hire immigrants. But also it's a very cost intensive process for an employer also to hire someone, so they have to make sure that it is good talent and they want to invest that kind of money in that person. तो मोस्टली जो बड़ी कंपनीज है, जैसे फैंग कंपनीज होती हैं या जो भी यूनिकॉर्न लेवल स्टार्टअप्स वगैरह जो मैंने देखे हैं, काफी सारे वर विलिंग टू हायर नॉन सिटीजन्स, एंड स्ट्रगल है, ऑब्वियसली स्ट्रगल है एज एन इमिग्रेंट इन दिस कंट्री की, जैसे तुम्हारा जॉब जाए डिपेंडिंग ऑन योर वीजा, जिस दिन तुम्हारा जॉब जाए, यू ओनली हैव अ लिमिटेड स्टिपुलेटेड टाइम टू फाइंड अ न्यू वन, और यू हैव टू लेट एवरीथिंग गो एंड गो बैक टू होम कंट्री. तो ये भी कुछ कुछ इश्यूज हैं. तो मैं जब मुझे कोई बोलता है कि हमें यूएस आना है टू लिव दैट अमेरिकन लाइफ, इट्स ओके इफ यू वांट टू लिव इट टेम्पररीली. अगर तुम्हें इस जगह को अपना घर बनाना है, तो एक तो there's a lot of problems that you have to face, an immigrant has to face before they can call this place a home. Come here if you want to, maybe if you are going to get something from that education, if you are going to make something out of that education. वरना काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पे they live for 10-15 years, make dollars and then they go baक home, which is also a good option. Why do you want to, फ्रीडम नहीं है ना उतनी एज एन इमिग्रेंट, तुम वो सब चीजें नहीं कर सकते जो तुम वापस इंडिया में कर सकते हो. तो वो भी कुछ कुछ चीजें हैं, लाइक डोंट लाइक डोंट क्या जस्ट, क्या नहीं कर सकते आप लोग? जैसे कि बिजनेस नहीं कर सकते हैं वर्क वीजा पे. आई कांट जस्ट टेक ट्रिप्स रैंडमली एट एनी टाइम ऑफ द ईयर एंड कम बैक. थोड़ा सा ही टाइम है जितना मैं आउट ऑफ द स्टेट्स बता सकती हूँ. वो एक प्रॉब्लम था. फिर बाद में वो एक एडेड प्रेशर, स्पेशली अभी जब ले ऑफ्स हो रहे हैं इतने सारे मार्केट में, तो वो एक एडेड प्रेशर है कि चलो किसी का जॉब चला गया तो लिमिटेड 60 डेज में एक नया जॉब ढूंढना है. वो एक प्रेशर, इवन एज अ स्टूडेंट वो प्रेशर होता है कि तुम ग्रेजुएट हुए और उसके 90 डेज में नया जॉब नहीं लाया तो तुम्हें वापस जाना है. तो ये सारी चीजें बहुत ही, आई फील लाइक इट क्रिएट्स सो मच प्रेशर ऑन समवन कि मेंटली बांध के रखती हैं। बहुत बांध के रखती है ये चीजें. फ्रीडम नहीं है वो जो करना है करने के लिए, एंड देयर इज ऑलवेज बिल्स टू पे. तो वो एक इनकम तुम्हें चाहिए ही है कि इतने सारे का तुम्हें रेंट भी भरना है, तो तुम्हें वो इनकम चाहिए ही है कि तुम ये रेंट तो भरो. जॉब का ऐसे एक लूप है। हाँ, जॉब एक लूप है कि आज आज मेरा मन किया नहीं जाऊं, तो फिर ये एक डर बैठ बैठ जाएगा मेरे मन में कि अच्छा आज मैंने कुछ काम नहीं किया है, अगले मीटिंग में बॉस ही बात निकालेंगे. फिर वो एक एक वो प्रेशर बन जाता है, वो एंजाइटी जनरेट होती है आउट ऑफ द फियर की फियर. वो अनसर्टेनिटी जो है ना, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. हाँ, ये कुछ कुछ स्ट्रगल्स है, जेन्युइन स्ट्रगल्स है. सो एवरेज पे कितना है यूएस में साइबर सिक्योरिटी पर्सन्स को? तो आई थिंक फॉर एन एंट्री लेवल, अगर तुम सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में आओ, तो आई थिंक एंट्री लेवल के लिए 130K होगा शायद. अभी इट डिपेंड्स, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है ना, क्योंकि कैलिफोर्निया बहुत ही एक एक्सपेंसिव जगह है. कैलिफोर्निया के टैक्स एक्सपेंसिव है, तो SF इज एन एक्सपेंसिव सिटी. तो यहाँ पे मे बी इफ यू कैन गेट 130K, मे बी इफ यू आर इन सम अदर place like Boston, you might get like 90K or something. तो वो डिपेंड करता है कि तुम कौन से स्टेट में हो, कौन से रीजन में हो, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है उस एरिया में, ये सारी चीजें फैक्टर इन होती है. उसके अकॉर्डिंग पे मिलता है। पे मिलता है. तो बट ये एक चीज अच्छी करी उन्होंने कैलिफोर्निया के लिए कि जब भी कोई जॉब पोस्टिंग निकले वो बताते हैं कि पे रेंज क्या होगी उस जॉब के लिए, सो यू कैन अंडरस्टैंड इफ
if this is feasible, if it works out for your finances or not, right? जैसे कि अगर तुम्हारी आज की जॉब अगर 10,000 है, बट अगर वो जॉब पोजीशन जो रिक्रूटर तुम्हें कॉल कर रहा है वो पोजीशन ही 7,000 की, तो तुम you're losing out on your money, right? Why would you go and apply for that job? और फिर it saves you the hassle of interviewing for something which was never fit for you in the first place. और वो इंटरव्यू प्रोसेस भी होती है ना, 4-5 लेवल्स होते हैं एक ही पोजीशन के लिए, तो वो आई थिंक इट सेव्स यू ऑल दैट टाइम, इट सेव्स यू ऑल दैट हैसल। तो वो एक चीज आई थिंक इवन न्यूयॉर्क में चालू कर दिया उन्होंने, आई कैन बी रॉन्ग, बट इन जनरल काफी स्टेट्स आर ट्राइंग टू पोस्ट सैलरीज फॉर जॉब पोजीशंस, तो वो एक अच्छा हो गया है। पहले ही से बता देते हैं कि इतना हाँ पहले पे। से। और एक वेबसाइट है levels.fyi करके, तो उस वेबसाइट पे भी इन जनरल यू कैन टेल कि कौन सी कंपनी में कैसे व्हाट व्हाट इज द रेंज, कि तुम्हारा बेस सैलरी क्या होगा, तुम्हारा स्टॉक कॉम्पनसेशन क्या होगा, इक्विटी क्या है, बोनस क्या है, ये सारी चीजें ब्रेक डाउन करके वो वेबसाइट पे भी बताते हैं काफी टाइम, एंड इट इज वेरी रीजन स्पेसिफिक ऑल्सो। मुझे लगता है इंडिया के लिए भी है। मैंने इंडिया में भी देखा है कि वो वेबसाइट है, लाइक आई हैव सीन ब्रेक डाउन फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन इंडिया, तो वो एक अच्छी वेबसाइट है एज अ रेफरेंस, यू नो, व्हेन यू इंटरव्यू, बताने के लिए कि तुम्हारा एक्सपेक्टेड पे क्या है। सो आपने कोविड के टाइम भी वर्क किया है, तो वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस में कितना डिफरेंस आपको लगा, और कितना एक्सपोजर मिलता है लोगों को, या कितना कंफर्टनेस रहती है? मुझे ऐसा लगता है कि जब कोविड हुआ, मुझे कोविड के पहले तो रोज ही ऑफिस जाना था। कोविड हुआ तो आई लाइक्ड वर्क फ्रॉम होम फॉर लिटिल बिट, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, जो कम्यूट वगैरह में नहीं जाना होता, रेडी होने में नहीं जाना होता, ये सारी चीज, तो वो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। बट सो देर आर सम थिंग्स आई पिक्ड अप इन माई ओन करियर कि there is a difference when you're working from home versus when you're working in office, and my preference is to have a hybrid culture, कि मैं ऑफिस में हर दिन ना जाऊं, बट हफ्ते में से 2 या 3 दिन जाऊं। द रीजन बीइंग कि मुझे लगता है कि कुछ कुछ कॉन्वर्जेशंस आर बेटर टू डू इन पर्सन। वो विजिबिलिटी जो तुम्हें चाहिए फॉर योर वर्क, जैसे कि अच्छा आज कल्याणी ने ये चीज करी है, तो जो भी इट्स डिफिकल्ट टू शो दैट इम्पैक्ट ऑन अ वीडियो मीटिंग और ऑन अ स्लैक चैनल, बट इट इज easier टू डू दैट इन पर्सन, राइट? और ये भी नोटिस करा है कि पहले जैसे कि थोड़ा अगर छोटा सा भी सवाल होगा तो तुम चल के जाके एट अ पर्सन्स डेस्क यू कैन सॉल्व इट, एंड दे वोंट बी दैट इरिटेटेड। बट इफ यू जस्ट स्लैक देम दैट क्वेश्चन, तो वो उनके दिमाग में रह जाता है कि अरे इसने तो मुझे 3-4 बार ये सवाल पूछ लिया, जबकि यही फ्रीक्वेंसी मैंने पहले भी करी होगी, बट इन पर्सन उन्हें उतना शायद रियलाइज नहीं हुआ होगा। तो ये कुछ चीजें मैंने नोटिस करी। तो हाइब्रिड, आई लाइक हाइब्रिड दिस थिंग, बट वर्क फ्रॉम होम बहुत चीजें करी मैंने वर्क फ्रॉम होम के टाइम। मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी अमेजिंग बेकर हूँ कि इतनी अच्छे अच्छे केक्स और इतने अच्छे पाए बना सकती हूँ, मुझे खुद पता नहीं था। बट मैं वर्क फ्रॉम होम थी तो मेरे पास वो इतना एक्स्ट्रा टाइम था कि ठीक है काम खत्म कर लिया, आज कुछ कुकीज ही बना लिए, आज यही कर लिया वो सब। तो वो एक वर्क फ्रॉम होम तभी अच्छा लगता था। अभी मुझे ऐसा होता है कि अच्छा मैं, और वो भी है कि फोकस टाइम, मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शंस घर में ज्यादा थे वर्सेस इन ऑफिस। तो जिस दिन मुझे पता है कि आज मुझे बहुत इंटेंस काम करना है मैं ऑफिस चली जाती हूँ, क्योंकि मैं, मेरा डेस्क, मेरा लैपटॉप, बस बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस होंगे। बट अगर मैं घर पे रहूँ तो कभी कभी वो लेजीनेस किन हो जाता है कि अच्छा आज इतना कुछ इंपॉर्टेंट करना है नहीं, तो मैं आराम से कर लूंगी, पूरा दिन ले लूंगी वही चीज, वही एक 10 मिनट का काम होगा, बट पूरा दिन लगेगा मुझे वही करने के लिए, क्योंकि 10 चीजें हैं दिमाग में, कि मे बी इट कुड बी हाउस होल्ड चोर्स, या तभी मनी हाइस्ट का एक प्रोग्राम आया था, तभी टीवी शो नेटफ्लिक्स पे तो मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, काम तो मैंने कुछ किया नहीं है, मीटिंग में भी 2-3 मिनट लेट गई हूँ क्योंकि वो टीवी सीरीज चल रही, तो वो डिस्ट्रैक्शंस जब होते हैं, मुझे लगता है वो वर्क फ्रॉम होम में मेरे लिए तो ज्यादा थे, उतना डिसिप्लिन नहीं था, तो हाइब्रिड एक प्रेफर करती हूँ मैं। ओके, सो व्हेन एंड व्हाई टू चेंज एनी कंपनी, आपको कब स्विच करना चाहिए? तो ये कहीं ना कहीं मैंने अपने करियर में सीखा है कि तीन तीन चीजें होती है। एक है तुम कौन से टाइप का काम कर रहे हो, दूसरा है कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हो, और तीसरा है कि कितना मनी, व्हाट मनी आर यू मेकिंग। अगर 3 on 3 मिल गया ना, बेस्ट हो, कभी मत चेंज करना, ठीक है? बट यूजुअली इन मोस्ट केसेस, 90% केसेस, 2 on 3। अभी डिपेंड करता है कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, या हाउ मच मनी यू आर मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, या हु यू आर वर्किंग विद। क्योंकि आई हैव सीन पीपल हु
who don't have very big paychecks, but they're doing very meaningful work. And in that aspect, they're doing meaningful work because maybe they have like a family who's their priority, और उनको उतना ही काम करना है, and the people that they're working with are very easy to work with, है ना. कभी कभी ऐसे खड़ूस लोग भी होते हैं, वो है ना, वो you work with them and वो एक एक तरह की कड़वाहट आ जाती है तुम्हारे काम में, और तुम्हें वो नहीं पसंद, है ना. तो डिपेंड्स ऑन दैट. कुछ कुछ लोग, some people can very nicely compartmentalize personal life and work life, राइट. जैसे कि ऑफिस में पता नहीं कितने ही झगड़े हो जाए, घर पे आके एकदम नॉर्मल है. तो इट डिपेंड्स ऑन what you are seeking, right. तो in my opinion, जब वो तीनों चीजें, पैसे, वर्क एंड पीपल, ये तीनों फिट हो जाए, मत चेंज करो. you're very blessed, not everybody gets that. But most of the time in my career, मेरे लिए वर्क इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा है, तो मैंने चेंज किया है. That is the only time I have changed it. Everybody has a personal preference. कभी कभी किसी का मॉर्गेज होता है, होम लोन होता है, तो उनके लिए पैसे ज्यादा जरूरी है. So depends on your circumstances. But if you are early in your career, you don't have a lot of responsibilities, I would say it's okay to choose your job according to the quality of the work you are going to get there. If it is an interesting project, which maybe not a lot of people are going to work on or get their hands on, go for it, because that is something very different in your resume. Not everybody is going to do what you're doing. तो वो एक तुम्हें, it sets you apart. तो वो मेरा suggestion है. सो आप कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करती हैं नए नई चीज़ों को सीखने के लिए और अपडेट रहने के लिए सिक्योरिटी फील्ड में? तो ये थोड़ा फनी लगेगा, बट मैं ट्विटर पे हैज बीन माय सोर्स ऑफ डेटा फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन द इंडस्ट्री. कोई ब्रीच हो गया या कोई नया स्किल कोई सीख रहा है, तो मेरे ट्विटर नेटवर्क पे आई सी ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट आर हैपनिंग एंड आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम. वो एक है. एंड आई थिंक a lot of skills I have learned around the job. जो भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बेसिक फाउंडेशन तो है ही अपना, जैसे कि AWS के फाउंडेशन तुम्हें पता होने चाहिए ये सब, बट ये most of the things I've learned are by doing them or implementing them. तो मेरे स्किल्स ज्यादातर वहां से आए हैं. तो कुछ कुछ लोग कहते हैं कि सर्टिफिकेशंस लेने चाहिए, या ये सर्टिफिकेट होगा तो जॉब जल्दी मिलेगी. मेरे पास एक भी सर्टिफिकेशन नहीं है. I think current job market में, I think if you have a certification, it gives you a plus over everybody else. But I think it's more about what skills you would have learned from that certificate. एक जैसे कि है OSCP, ठीक है, तो OSCP है Offensive Security Certificate. तुम्हारे पास अगर Offensive Security Certificate है और job interview में तुम वो display कर सकते हो, तो you will get the job, irrespective of the fact whether you have that certificate or not. I think it's also about the skills that you will develop from it. So personally, I don't have a certificate. And also it's very expensive to get all of these certificates. But instead, if you figure out what you are going to learn from it, then it would be a better addition to your resume. वो एक है. बाकी बहुत सारी चीजें, बुक्स है, जैसे कि मुझे बुक्स पढ़नी अच्छी लगती है, तो आई गेट अ लॉट ऑफ माई नॉलेज फ्रॉम बुक्स ऑल्सो. वो books have always helped me. Some people learn also through YouTube videos. So ऐसे कुछ कुछ there are some very good influencers on YouTube. एक TCM Cyber Mentor है, IPsec है, NAHMSec है, इतने सारे बहुत सारे अच्छे influencers है. You can learn from their videos. If you have a baseline कि तुम्हें कहाँ पहुँचना है अपने career में, maybe you can learn from their videos and try to plot that career path for yourself. तो हाँ, these are few resources I have personally used. तो रिज्यूमे कैसे बनाया और उसमें अपने सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट कैसे शोकेस करे, लाइक वो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है स्टूडेंट्स की. तो रेज्यूमे में एक मेरी एडवाइस है कि तुम्हारे रेज्यूमे में ऑलमोस्ट एवरी 2-3 मंथ्स में जो भी तुम अपने काम में कर रहे हो, एवरी 2-3 मंथ्स देयर शुड बी एटलीस्ट वन न्यू पॉइंट दैट यू कैन ऐड इन योर रेज्यूमे, ठीक है. और हर अपने रेज्यूमे में जितना तुम क्वांटिफाई कर सकते हो तुम्हारे एफर्ट्स, वो बताना. कि जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है कि तुमने कोई सॉफ्टवेयर में कोई चीज वल्नरेबिलिटी, फॉर एग्जांपल कोई चलो पार्ट रिवर्सल वल्नरेबिलिटी ले लो, ठीक है. वो वल्नरेबिलिटी करके तुम अगर रूट तक पहुंच सकते हो, तो तुमने वो वल्नरेबिलिटी खोजी और उसको फिक्स किया. तो तुमने फिक्स किया तो उसका इम्पैक्ट क्या हो. तुमने कहा कि कस्टमर्स
का रूट अकाउंट हैक होने से मैंने बचा लिया, तो तुम्हें वो इम्पैक्ट शो करने आना चाहिए। तुमने चीज जो करी है उसको तुम्हें वैसे बताना चाहिए कि तुमने इतना इम्पैक्ट किया है अपने प्रोडक्ट को और कस्टमर्स को ऐसी सहायता करी है। तो वो कुछ चीजें हैं जो रेज्यूमे में डालनी चाहिए। काफी टाइम मैं तो ये देखती हूँ कि लोग बस ये कहते हैं कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, बट तुमने किया, मुझे समझ आ रहा है कि तुमने स्किल क्या सीखी, बट तुम्हारा इम्पैक्ट क्या था ये सब करने से, तुम्हें मिला क्या? वो एक पॉइंट काफी टाइम रेज्यूमेज में नहीं दिखता है। और काफी स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर तुम क्लाउड सिक्योरिटी की बातें कर रहे हो तो पहले 4-5 चीजें क्लाउड सिक्योरिटी हो, फिर बाद में तुम सॉफ्टवेयर की बात करो तो अगली 4-5 चीजें सॉफ्टवेयर की हो, कोई तुम टूल बना रहे हो तो अगला, वैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए हर पोजीशन के लिए। और मैं नहीं मानती कि एक पेज से ज्यादा कभी रेज्यूमे होना चाहिए, बट कभी कभी डिपेंड्स तुम कौन से चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे जॉब्स के लिए मैं कहती हूँ कि 1 पेजर इज मोर देन इनफ। बट कहीं तुम्हें अगर अपना पब्लिसिटी स्टिंट देना हो और उन्होंने तो कहीं तुम्हारा रेज्यूमे मांगा हो, तो तभी ठीक है, 1-1.5 पेज तक जा सकता है ये एक रेज्यूमे के लिए। और तुम्हारे जो भी प्रोजेक्ट्स है तुम्हारे अपने अपने आप पे ऑन योर ओन टाइम किए या यूनिवर्सिटी के थ्रू किए या जॉब पे किए, जो भी है, ऑलवेज फाइंड अ वे टू टेल व्हाट द ऑब्जेक्टिव वाज बिहाइंड डूइंग दिस प्रोजेक्ट। और तुमने और एक ये भी है कि काफी लोग स्किल्स वाला जो सेक्शन है कि तुम्हें कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं या तुम्हें कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, वो भी स्किल्स एक सेक्शन अगर बनाओ तो इजी हो जाता है देखने वाले को कि इन्हें कौन सी टेक्नोलॉजीज पता है। डू दे नो द लैंग्वेज दैट आई एम लुकिंग फॉर, डू दे नो द क्लाउड प्लेटफॉर्म दैट आई एम लुकिंग फॉर। तो ये एक सेक्शन रेज्यूमे में अच्छा लगता है। हाँ, इतनी टिप्स है मेरी रेज्यूमे के लिए। सो कौन कौन से डिफरेंट जॉब पोर्टल्स होते हैं एस स्पेसिफिक टू साइबर सिक्योरिटी और इन जनरल जहाँ पे इजीली ये जॉब मिल सकती है? तो स्पेसिफिक टू सिक्योरिटी तो नहीं है, बट द वे आई डिड माई जॉब सर्च वाज कि लिंक्डइन तो था ही, लिंक्डइन से हमेशा एवरी मॉर्निंग 9 AM जॉब अलर्ट सेट कर रखी थी सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए, और जो भी तुम्हारा लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से लिंक्डइन जैसा कोई और जॉब पोर्टल नहीं है, एटलीस्ट टू दिस डेट। बट अपार्ट फ्रॉम जॉब पोर्टल, मतलब एप्लीकेशंस भेजने के अलावा, मुझे लगता है कि व्हाट वर्क इज networking people, knowing with people, networking with people, knowing people कि जैसे कि किसी के टीम, तुम्हारा कोई दोस्त है उसका, वो किसी को जानता है जिसके टीम पे कोई पोजीशन खुली है, तो इट इज इजियर फॉर यू टू आस्क योर फ्रेंड टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन फॉर यू। और मुझे लगता है ये नेटवर्किंग तब होती है जब तुम अलग अलग इवेंट्स पे जाते हो, अलग अलग कॉन्वर्सेशंस करते हो, तब ये नेटवर्किंग होती है। एंड ट्राई टू, मैंने ये भी देखा है कि कॉन्फ्रेंसेस में आजकल बहुत सारे एम्प्लॉयर्स आते हैं। जैसे कि ग्रेस हॉपर्स करके था, मेरी यूनिवर्सिटी के टाइम में गई थी मैं, वहां पे बहुत बड़ा जॉब फेयर हुआ करता है कि वहां पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं who are advertising the positions that they have and they want people to apply for. तो try to go for such conferences also. हाँ, जॉब पोर्टल तो मेरे हिसाब से लिंक्डइन ही है, nothing else worked for me other than LinkedIn. सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है नेटवर्किंग के प्रोस्पेक्टिव में? तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का क्या है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आइडेंटिटी यू वांट टू क्रिएट। आई हैव कम अक्रॉस सम पीपल हु हैव डन वेरी एग्जाम्पलरी वर्क बट दे डोंट हैव दैट ऑन योर सोशल मीडिया। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर इंटेंट इज। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने ज्यादा कुछ मीनिंगफुल नहीं किया है बट उनका सोशल मीडिया इज ग्लिमरिंग कि उन्होंने ये किया है, वो किया है। इट डिपेंड्स कि तुम्हारा इंटेंट क्या है। किसी को लगता है कि मैंने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहिए तो वो छोटी से छोटी चीज एम्बेलिश करके बताएंगे। और किसी को, कुछ कुछ लोगों को सोशल मीडिया प्रेजेंस ही पसंद नहीं है, क्यों किसी को अपने लाइफ में इतनी बड़ी विंडो दे, है ना? तो इट डिपेंड्स कि तुम्हारा एम क्या है। बट इन माय ओपिनियन सोशल मीडिया प्रेजेंस हैज हेल्प्ड मी। जैसे कि अगर मैंने कोई टॉक किया है तो मैंने अपने टॉक के बाद अपना सोशल मीडिया हैंडल्स डाले हैं और उसके थ्रू मैंने और नए लोगों से बातचीत करी है अबाउट द सेम टॉपिक्स दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। और एक चीज है कि जहाँ पे मैंने टॉक्स किए उनके यूट्यूब वीडियोस निकले, तो फिर वो यूट्यूब वीडियो से और थोड़ा रिकग्निशन मिला कि अच्छा, दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट दीज टॉपिक्स। फिर फ्रॉम दैट वन वीडियो
more content creators reached out to me कि अच्छा can we have you talk at this conference, या how do you feel about presenting your work at this conference, या how do you feel about doing this podcast. तो I think depends तुम्हें क्या करना है, how much do you want to give to your social media presence, क्योंकि वो भी easy नहीं है. मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो 3 महीने in advance अपना पोस्ट बना के रखते हैं कि आज ये अपलोड करूंगी, कल वो अपलोड करूंगी. तो it depends how much presence you have. कुछ लोगों के तो businesses भी हैं, like if you start your own startup you would want to have a digital identity. तो वो भी लोग देखे हैं मैंने जो रोज लगातार पोस्ट करते हैं. I think one thing about social media is you should have a very thick skin. बहुत लोग हैं वहां पे नेगेटिव चीजें लिखने के लिए. थिक स्किन होना बहुत जरूरी है, that you don't let that affect you. आपका मेंटल स्टेट स्टेबल हाँ, रहना चाहिए. स्टेबल रहना चाहिए. कोई कुछ भी कहे, तुम्हें अगर वो करना है तो तुम करो ना. 10 लोग बोलेंगे ना करना है, वही जब वो चीज चलेगी तो वही लोग बोलेंगे अच्छा बहुत अच्छी बात हुई. सो फाइनल क्वेश्चन कि एक रोड मैप आप बता सके, एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर आप हैं तो कोई बिगनर है तो वो कैसे कैसे प्रोसीड करे. तो अगर तुम्हें एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है, हैव तुम्हारा सिक्योरिटी फंडामेंटल्स शुड बी वेरी गुड. एक बुक था बाय वेन लियांग डू करके, एग्जैक्टली नाम नहीं याद, बट एक ग्रीन कलर का बुक है, ऑथर का नाम है वेन लियांग डू. वो बुक has helped me build my foundation for all security concepts. जो भी वेब सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं, SQL इंजेक्शन, बफर ओवरफ्लो, ये जो कुछ भी है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में उन्होंने वो बुक में बताया है. और बर्प स्वीट, पोर्ट्सविगर की लैब्स होती हैं, वो करो. कुछ लोग ये भी करते हैं, हैक द बॉक्स भी करते हैं कुछ लोग. मतलब वो, इन माय एक्सपीरियंस हैक द बॉक्स हैज नॉट हेल्प मी विद एप्लीकेशन सिक्योरिटी सो मच, बट है इट हेल्प्स. राइट अप्स में से तुम समझ आती हैं तुम्हें कुछ चीजें. कीप योर सेल्फ अप टू डेट विद द ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, वो एक है. दस ऐसा वन साइज फिट्स ऑल कोई सोल्यूशन नहीं है टू गेट इनटू दिस करियर. इट इज जस्ट परसिस्टेंस. तुम्हें चीजें सीखनी है, तुम्हें जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, और एक ना एक दरवाजा खुल जाएगा तुम्हारे लिए इवेंचुअली. और जॉब्स के लिए अप्लाई करना है मतलब तुम्हें लोगों को भी मिलना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे शोकेस करना पड़ेगा. इवन आई हैव सीन एग्जांपल्स जिसमें इवन लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स, their LinkedIn is just full of things that they found in AppSec and they spoke about it and they had a job. कोई जॉब इंटरव्यू, इतना स्ट्रिंजेंट जॉब इंटरव्यू प्रोसेस नहीं था उनके लिए. तो वो एक one size fits all नहीं होगा. You have to try different things and figure out what works for you. अगर maybe if you're an introvert तो शायद तुम्हारे लिए networking ना हो. So maybe your other ways could be like studying all the material that you can possible. Build a strong foundation and then apply for jobs and ace your interviews. वो एक हो सकता है. It depends on who you are and what works for you. End of the day. तो foundations है. I think at the end of the day it's just foundations. तुम कितना हैंड्स ऑन प्रिपरेशन कर सकते हो, तुम कितना उस चीज को समझ सकते हो, तुम कितना. कुछ लोग तो मतलब मैंने लीड कोड मास्टर्स भी देखे हैं. Fortunate enough, you don't have to be a lead code master to be able to do AppSec. तुम्हें low medium level problems भी आ गए lead code के, तो भी you will be in a good position to clear the first few rounds of a lot of companies. तो वो एक है. हाँ. थैंक यू सो मच, आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की. थैंक यू सो मच. Thank you for having me over. Thank you. आई होप आप सबको हमारा आज का पॉडकास्ट काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि सिक्योरिटी में कैसी कैसी फील्ड्स हैं और कैसे कैसे वुमेंस को हेल्प मिल रही है और इससे कैसे आप प्रॉब्लम्स यूएस में फेस करनी पड़ रही है और कैसे आप डील करें उन प्रॉब्लम्स को. सो अगर आपको ये पॉडकास्ट हमारा अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और भी नई नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, बाय बाय.